अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी मिस, वालेकुम आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम। ओके। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी बेटा कि असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स में अब तक जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दिए हैं, जो डेफिनेटली कोई एक टफ़ टारगेट नहीं होगा आपके लिए, बहुत इजी है। और उन एमसीक्यूज़ को, कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को हम कल की क्लास में डिस्कस भी करेंगे ना, ताकि आपके लिए ईजी हो कि आप असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कर सकें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो उन असाइनमेंट्स के अंदर अगर आफिया ने कलेक्ट कर लिया हो तो देखा होगा आफिया ने कि उसके अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे हम कल ही डिस्कस करके और कल ही हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ताकि आपके लिए इजी गोइंग हो असाइनमेंट्स करना। और असाइनमेंट्स इतनी डिटेल नहीं है मिसबा कि आपके लिए प्रॉब्लम हो उसके लिए टाइम निकालना। अगर आप डेली बेसिस पे 2-3 एमसीक्यूज़ भी करेंगी तो आसानी के साथ 14 सितंबर तक आप उसको कंप्लीट करके सबमिट करा सकती हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो ठीक है, मैं आपको 2 दिन और दे दूँगी ताकि आप इजीली कंप्लीट करके उसे सबमिट करा दें। डिटेल असाइनमेंट्स मैंने इस दफ़ा दिए ही नहीं हैं। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं जो कि इनिशियल टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो अब तक हमने कर लिए हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर है, और कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए इजी होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपने असाइनमेंट्स के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि हमारी पॉलिसी है कि हम हर मंथ में एटलीस्ट 3 to 4 असाइनमेंट्स देते हैं अलॉन्ग विद द क्विज। तो ये तो चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी तो ये हमने फर्स्ट असाइनमेंट आपको डिलीवर किया है, लेकिन अब जब से फिज़िकल स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसी तरह से अपनी क्लासेस के साथ अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं, कि असाइनमेंट्स और क्विजेस टाइम पे हर वीक के एंड में आपको दिया जाएगा। हर वीकेंड पे आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, वीकेंड पे आपके पास टाइम होगा कि आप उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और मंडे की क्लास में या ट्यूसडे की क्लास में आप उसे सबमिट करा दें। तो फ़िलहाल तो एक असाइनमेंट है, हमने जो ड्यू डेट है वो भी काफ़ी आगे की दी है, तकरीबन 5 दिन हैं आपके पास कि आप 14 सितंबर तक इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी असाइनमेंट के अंदर अगर कोई एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम हो रही हो या किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कल की क्लास मैंने रखी ही इसीलिए है कि एक 2 टॉपिक कवर करने के बाद मैं डायरेक्ट पास्ट पेपर प्रैक्टिस पे आऊँगी और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ भी करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि अब तक हमने जितने मेजॉरिटी हमने ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कर लिए हैं उनके, तो उनसे रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करोगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो कल की क्लास में ये कन्फ्यूजन भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में कौन एब्सेंट है? अभी हमारे पास लाइबा एब्सेंट है, ठीक है जी। आ जाइए ज़रा हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी बेटा कि व्हेन वी स्टार्टेड द सेल ऑर्गेनल, तो स्पेशली आफ्टर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे बताएं, ताकि मैं आज लाइसोसोम कंटिन्यू करवाऊंगी आपको। कोई अगर प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स के अंदर तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आज आपको लाइसोसोम से स्टार्ट करवाना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो कोई है आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी एपरेटस? क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं असाइनमेंट्स के अंदर, बहुत से एमसीक्यूज़ हैं और बहुत से एमसीक्यूज़ के साथ साथ आप देखिएगा अगर आपने गो थ्रू किया हो असाइनमेंट को, कि स्ट्रक्चर के ऊपर भी एमसीक्यूज़ है, फंक्शन के ऊपर भी एमसीक्यूज़ हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, गो थ्रू करना होगा प्रॉपर इन स्ट्रक्चर्स को, इन फंक्शंस को, ताकि आप उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो आप मुझे पहले बता दीजिए अबाउट योर फीडबैक रिगार्डिंग द लास्ट क्लासेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्जी एपरेटस, ताकि फिर मैं आगे से कंटिन्यू करवाऊँ लाइसोसोम से। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं मैम, कोई नहीं। नहीं मिस। ओके ठीक है, अब आ जाइए लाइसोसोम के ऊपर। सबसे पहले तो लाइसोसोम,
अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो इट इज़ एक्चुअली एन ऑर्गेनल विच इज़ इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये एक सिंपल सेंटेंस है लाइसोसोम का। एक अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम फंक्शन की बात करें, तो लाइसोसोम इज एन ऑर्गेनल विच इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विच कम्स इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। जो कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटीरियल आता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो भी मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट करता है, चाहे वो फूड वैक्यूल की शक्ल में आए, चाहे वो बैक्टीरियल सेल आए, वो या वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आए, जो भी चीज़ सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगी उसको डाइजेस्ट करना, ये काम होता है लाइसोसोम का, एज वेल एज रिमूव करना सम वेस्ट मटेरियल को आउट फ्रॉम बॉडी, आउट फ्रॉम स्पेशली द सेल साइटोप्लाज्म। ये लाइसोसोम का सिंप्लीफाइड फंक्शन होता है। लेकिन लाइसोसोम इतनी आसानी से हरगिज भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि लाइसोसोम काम करता है इन कोऑर्डिनेशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। इस स्लाइड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करूंगी, आप भी रिकॉल कीजिएगा अपनी मेमोरी को, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि endoplasmic reticulum, especially rough endoplasmic reticulum, synthesizes enzyme। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन दैट प्रोटीन एक्चुअली विच सिंथेसाइजेस इन राइबोसोम, दे डू नॉट नो देयर रोल, दे डू नॉट नो देयर डेजिग्नेशन और फंक्शन। तो राइबोसोम्स में से, जी बेटा, ये फिर से रिपीट कर दें शुरू से। क्या चीज, लाइसोसोम या राइबोसोम? राइबोसोम्स। राइबोसोम। ये मिसबा आप पूछ रही हैं? जी मिस। अच्छा मिसबा, ये मैं आपको अभी सुपरफिशियल बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको 1 to 1 बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ना लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो मैं अभी ड्रैग नहीं करना चाह रही पिछले टॉपिक को, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैचेस टू द न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर आर के साथ ही जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूसेस प्रोटीन। अब ये प्रोटीन विदाउट देयर रोल, विदाउट देयर डेजिग्नेशन होते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन आर से निकलते हैं तो थ्रू ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, यानी थ्रू ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स ये चले जाते हैं गोल्जी एपरेटस के अंदर। गोल्जी बॉडीज का काम होता है, या गोल्जी एपरेटस का काम होता है कि ये मॉडिफाई करते हैं, फिनिश करते हैं उन तमाम मटेरियल को जो कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन ले रहे हों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या चाहे वो लिपिड ले रहे हों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि SER इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लिपिड और स्टेरॉइड, जबकि RER इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ये दोनों चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी बॉडीज में चली जाती हैं, ताकि वहां पे मजीद मॉडिफाई हो सके उनका फंक्शन, पैकेजिंग हो सके, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके टू अदर ऑर्गेनल्स और टू अदर पार्ट्स ऑफ सेल। तो गोल्जी बॉडीज जब रिसीव करते हैं RER से प्रोटीन को, या SER से लिपिड को या स्टेरॉइड को, तो अपने अंदर ये इनको पैकेजिंग करते हैं, इनकी फिनिशिंग करते हैं, और उसके बाद फिर ये सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ सेल। ये बाकी बच्चों के लिए रिकॉल करवाया है मिसबा, मैं आपको 1 to 1 आपको क्लास लेके ना इसको मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना ऐसे तो मैं ये समझ नहीं आएगा। तो बाकी बच्चे इस चीज को यकीनन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि जब हमने गोल्जी बॉडीज का जिक्र किया था, दिस इज एक्चुअली गोल्जी बॉडीज। ये देखिए, ये है हमारे पास गोल्जी बॉडीज, ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके साथ ही हमारे पास गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं। गोल्जी बॉडीज के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज, वन इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज से वो रिसीव करता है मटीरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैच्योरिंग फेज से वो बड ऑफ कर देता है या रिमूव कर देता है अपने सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू मटेरियल को टुवर्ड्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यही जो मैच्योरिंग फेज है, जो कि फेज करता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से एक राउंडेड ऑर्गेनल अराइज होता है विच इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। इसका ये मतलब हुआ कि लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज से बना है लाइसोसोम। तो यानी लाइसोसोम आगे जो भी फंक्शन करेगा वो इन कोऑर्डिनेशन करेगा विद द गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडीज के अंदर काम हो रहा था उसी को फर्दर मोर एक्सटेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा,
या यूं कह लीजिए कि मॉडिफाई करेगा। अब सिंपल यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है कि लाइसोसोम आर द ऑर्गेनल हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेल को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलर वेस्ट, नॉट ओनली द सेल्यूलर वेस्ट, सेल के अंदर जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, ना सिर्फ ये कि उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर यूनिट ताकि उसको सेल के बाहर रिमूव कर सके, बल्कि साथ ही साथ दिस लाइसोसोम विच इज राउंडेड इन स्ट्रक्चर, सैक लाइक होते हैं, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम हैविंग अ एसिडिक पीएच और लो पीएच विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। अब तक हमने ये पढ़ा था कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, अब तक हमने ये पढ़ा था कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी इनसाइड द डाइजेस्टिव कैविटीज और इनसाइड द डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक माउथ, लाइक स्टमक, लाइक ड्यूडेनम। हमने अब तक तो यही पढ़ा था ना स्टूडेंट्स कि इन ऑर्गन के अंदर डाइजेशन होती है, लेकिन ये वाली जो डाइजेशन होती है जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन में होती है, कैविटी के अंदर होती है, इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन एक डाइजेशन होती है जो कि सेल के अपने अंदर होती है, उसको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एक डाइजेशन होती है जो सेल के बाहर होती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर, डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर होती है, ठीक है, जैसे कि माउथ, जैसे कि स्टमक, जैसे कि ड्यूडेनम। ये वाली डाइजेशन हम आज तक पढ़ते आए हैं अपने ओ लेवल्स के अंदर भी। लेकिन अब जो डाइजेशन हम करने वाले हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, दैट डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, के सम ऑफ द फूड सब्सटेंसेस व्हेन क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ फूड सब्सटेंसेस जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आता है, वो फूड सब्सटेंस किस तरह से डाइजेस्ट होगा, बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोम, बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोम, और यू कैन कॉल्ड एज लाइसोसोमल एंजाइम। क्यों? क्योंकि दिस इज द लाइसोसोम एंड इफ इट इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसका काम ये होगा कि व्हेन इट ऑब्जर्व कि देयर इज अ फूड पार्टिकल और फूड सब्सटेंस व्हिच कम्स इन कांटेक्ट इनसाइड द सेल, तो ये लाइसोसोम अल्टीमेटली रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो कि उस फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि सेल साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सेल साइटोप्लाज्म सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन सेल साइटोप्लाज्म। तो सेल साइटोप्लाज्म में तो भाई सिंपल मॉलिक्यूल्स चाहिए, सिंपल प्रोडक्ट्स चाहिए। उस सिंपल प्रोडक्ट के लिए सेल के अंदर ही लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करते हैं। यानी कि लाइसोसोम एक ऐसा पार्ट होता है एनिमल सेल का, स्पेशली प्लांट सेल में भी होते हैं लेकिन एनिमल सेल का स्पेशली, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ओनली द फूड पार्टिकल लाइक फूड सब्सटेंसेस, सॉलिड फूड सब्सटेंसेस और लिक्विड मटेरियल वुड एंटर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या कोई पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल सेल एंटर नहीं हो सकते अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? स्टूडेंट्स, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं हो सकते? जी बेटा, किसी के पास आंसर है? आफिया, डू यू नो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज, ये देखिए, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू अगर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस और लिक्विड मटेरियल एंटर हो रहा है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, तो क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरियल सेल भी एंटर हो सकते हैं, कोई पैथोजेनिक सेल्स भी एंटर हो सकते हैं? क्या आप ये समझते हैं? नो मिस। Okay. What about you, Misbah? What about you, Afia? मिस बा मैंने आंसर दिया है। Okay. मारिया, आप बताइए बेटा। मिस शायद नहीं। ओके, मैं बताती हूँ। बैक्टीरियल सेल
और पैथोजेनिक सेल्स दे मे एंटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई हमारे पास एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं WBCs आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। तो ये बैक्टीरियल सेल अगर WBC से बच के यहाँ आ भी जाते हैं तो लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइज देम टू ब्रेक डाउन देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। किस तरह से, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। लाइसोसोम सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन नहीं करता सेल साइटोप्लाज्म में, लाइसोसोम सिर्फ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन नहीं करता बल्कि लाइसोसोम हमारे इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किस तरह से, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले ये देखें इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इट डाइजेस्ट फूड, सिंप्लीफाइड फंक्शन, डाइजेस्ट करता है फूड को। जो फूड पार्टिकल, दिस इज द फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, लाइक स्टार्च, व्हेन इट क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्पेशली प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके व्हेन इट एंटर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, तो लाइसोसोम का काम ये होता है कि इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि उस प्रोटीन के साथ अटैच होके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। पहला काम जो होता है लाइसोसोम का, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट फूड इन इंट्रासेल्यूलर एरिया, ये डाइजेस्ट करता है फूड को इंट्रासेल्यूलर एरिया में ताकि सेल को अंदर से एनर्जी दे सके। इसके साथ साथ इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन अप एंड रिसाइकिल द मटीरियल, सेल के अंदर क्लीनिंग अप का प्रोसेस करता है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन अप करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है आउटसाइड द सेल, जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है सेल के अंदर उनको रिमूव करता है आउटसाइड द सेल, साथ ही साथ रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेल ऑर्गेनल इज बीइंग ओल्ड, लाइक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओल्ड वैक्यूल, ठीक है, ओल्ड सेंट्रियोल, कोई भी गोल्जी बॉडीज, अगर कोई सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो गया है तो उसकी रीजेनरेशन करता है, उसकी रिसाइकलिंग करता है। इस काम के लिए भी लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिर्फ डाइजेशन नहीं करता इंट्रासेल्यूलर, बल्कि एक्स्ट्रा जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म उसको भी क्लीन अप करता है टू रिमूव आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, साथ ही साथ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करता है, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनल करता है। इसके अलावा ये काम कैसे करता है, यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड पिक्चर दिखा रही हूँ, आगे मजीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मेरा पॉइंटर देखिएगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस विच क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनक्लोज हो जाएगा इनटू अ वैक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनक्लोज हो जाएगा इनटू अ वैक्यूल। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, नाउ दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर आ गया अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, this process of coming in contact the food substances along with the vacuole, this is called as endocytosis or phagocytosis। एंडोसाइटोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, एंडो का मतलब है अंदर, साइटोसिस का मतलब है सेल साइटोप्लाज्म, किसी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाना, किसी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। लाइसोसोम सबसे पहले एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। डाइजेशन के लिए एंडोसाइटोसिस होना जरूरी है, जब तक फूड सब्सटेंस अंदर नहीं आएगा तब तक डाइजेशन नहीं हो सकती बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो दैट फूड सब्सटेंस विच इज रैप्ड विद द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल आप सबको पता है एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे से एनिमल सेल वैक्यूल, जो मैंने आपको जब यूकैरियोटिक एनिमल सेल की डायग्राम दिखाई थी तो आई हैव टोल्ड यू कि इन एनिमल सेल वी हैव फूड वैक्यूल बट स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता बिकॉज वी हैव द डाइजेस्टिव कैविटीज जिसके अंदर डाइजेशन होती है। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए तो हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए वो फूड वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वो फूड वैक्यूल हैं ये,
These are the food vacuole. जैसे प्लांट सेल के अंदर सेंट्रली प्लेस लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के अंदर न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. वो वैक्यूल फिल हो जाते हैं विद द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस. एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, दे फिल्ड विद द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस. अब ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के साथ वैक्यूल कहलाता है फूड वैक्यूल. नाउ दिस फूड वैक्यूल, आप मेरा एरो देखिएगा, नाउ दिस फूड वैक्यूल मूव्स अपॉन सेल साइटोप्लाज्म. और ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम विच अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज. ये देखिए, दिस इज द गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज के दो फेजेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज, वन इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज. मैच्योरिंग फेज से राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइसोसोम अराइज हुआ. लाइसोसोम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फूड वैक्यूल. लाइसोसोम फूड वैक्यूल के करीब आके उनके साथ फ्यूज हो गए. जब फ्यूज हो गए तो दे कॉजेज द डाइजेशन अपॉन सेल साइटोप्लाज्म. वो उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की डाइजेशन कर देगा. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर लाइसोसोम टू कैरी आउट डाइजेशन, बिकॉज लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू इट. लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम फ्यूज हो जाते हैं विद द फूड वैक्यूल. देख लीजिए, ये डॉट डॉट ये एंजाइम्स हैं which comes in contact into the food vacuole. जैसी फूड वैक्यूल में आए, फूड सब्सटेंसेस के ऊपर इन्होंने वर्किंग की, एंजाइम रिएक्शन किया और इसको स्प्लिट कर दिया इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर स्प्लिट कर दिया और ये सिंपलर मॉलिक्यूल फ्यूज हो जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपॉन सेल साइटोप्लाज्म टू प्रोवाइड एनर्जी. यहाँ मैंने ये पहली स्लाइड दिखाई है आपको लाइसोसोम की, related to the digestion of complex food substances. The process is called as endocytosis. अभी मैंने आपको क्लीनिंग अप का प्रोसेस नहीं बताया, अभी मैंने आपको रिसाइकलिंग नहीं बताई. ये वन बाय वन मैं आपको एक एक स्लाइड में बताती जाऊंगी. यह है सिंप्लीफाइड एंड मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम. ओके अब Yes, आइए miss. असल जो डिटेल है लाइसोसोम की, जो एक्चुअल डिटेल है लाइसोसोम की, वो अब स्टार्ट हो रही है. वी विल डू इट इन अ पर्टिकुलर वे. सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर लाइसोसोम का कि कहाँ से अराइज हुआ है, कैसा है दिखने में, और उसके बाद हम करेंगे डिटेल में फंक्शन. ये तो मैंने आपको एक जैसे जनरल स्लाइड होती है ना, विच शोज के लाइसोसोम का काम क्या होता है जी. डाइजेशन करता है, क्लीनिंग अप करता है यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है, साथ ही साथ रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी करता है, रीजेन्युएशन का प्रोसेस करता है. ये मैंने आपको इस स्लाइड में बताया. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन. सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर पे. अच्छा, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है तो मुझे बताते रहिएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं. सबसे पहले लाइसोसोम कहाँ मौजूद होता है? इट इज फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. इट इज फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक एनिमल सेल स्पेशली. ठीक है, इसके बाद आइए सेकेंड यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल, इन सब के अंदर लाइसोसोमल सेल्स मौजूद होते हैं. सेकेंड पॉइंट, एनिमल सेल के अंदर दे आर स्फेरिकल इन शेप, राउंडेड शेप के होते हैं. एनिमल सेल के अंदर दे आर स्फेरिकल इन शेप, 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. यानी कि होते तो छोटे हैं, जाहिर बात है कि माइक्रोस्कोपिक फीचर है, तो 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर इनका. डायमीटर याद करना बहुत जरूरी है. असाइनमेंट्स के अंदर एमसीक्यूज में मैंने इसको दिया है और आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में भी आप देखिएगा. राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब के डायमीटर को बड़ा फोकस किया गया है. माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के डायमीटर के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो डायमीटर आपको याद होना चाहिए. In animal cell, lysosome appears like a spherical sac-like body, 0.2 to 0.5 micrometer in diameter. ये लिखते भी जाइएगा, सुनते भी जाइएगा. This lysosome sac surrounded by a single membrane. ये लाइसोसोम सैक सराउंड करता है बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. इंटरनली इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं. वन इज प्रोटीएज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन इफ प्रोटीन कम्स इन कॉन्टैक्ट इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. दूसरा है लाइपेज विच कम
which is responsible to digest fats, as you already know कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस एंजाइम होता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए. एंड वन स्पेसिफिक एंजाइम ओवर हियर जिसका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियेसिस. न्यूक्लियेसिस एंजाइम भी लाइसोसोम के अंदर मौजूद होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम डीएनए और न्यूक्लियस. डीएनए से प्रोड्यूस होता है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए या द मटीरियल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, वो न्यूक्लिक एसिड बेस होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेसिस एंजाइम मौजूद होता है. यानी कि लाइसोसोम हर एंगल से परफेक्ट एंजाइम्स कंटेन करते हैं. जो भी फूड सब्सटेंस आएगा, जो भी मटेरियल आएगा सेल साइटोप्लाज्म पे, लाइसोसोम के अंदर फुल फ्लेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं ताकि उनको डाइजेस्ट कर सकें. कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूक्लियेसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एनिमल सेल में होता है, आरएनए प्लांट सेल में होता है. इनके मटेरियल को, डीएनए बेस मटेरियल को या आरएनए बेस मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेसिस एंजाइम लाइसोसोम में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स जो लाइसोसोम में होते हैं, they are responsible to carry out hydrolytic reaction, as you guys already know कि the reaction which work best in the presence of water molecule, वो digestive reaction जो कि, या वो enzyme reaction जो कि वाटर की प्रेजेंस में बहुत एफिशिएंटली काम कर सकें, उनको हाइड्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं. इट मीन्स के लाइसोसोमल एंजाइम्स आल्सो वर्क्स बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. Lysosomal enzymes also work best in the presence of water molecule. That's why the enzyme carry out hydrolytic reaction at acidic medium. मजे की बात यह है कि लाइसोसोम लो पीएच पे काम करता है. लाइसोसोम जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है वो लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होता है लाइसोसोम का वो एसिडिक होता है. प्रोटीएज, लाइपेस और न्यूक्लियस एसिडिक पीएच पे इफेक्टिवली काम करते हैं. लाइसोसोम का ऑप्टिमल पीएच एसिडिक होता है. ठीक है. एंजाइम कंटेन इन लाइसोसोम are synthesized on rough endoplasmic reticulum and transported to the Golgi apparatus. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि if lysosome are responsible to produce enzyme, लाइसोसोम में एंजाइम आए कहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्ट की थी हमने अपनी जर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, एंड राइबोसोम प्रोड्यूसेस प्रोटीन. राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन आर के थ्रू आ जाता है गोल्जी बॉडीज में. गोल्जी बॉडीज में जैसी प्रोटीन आएगा, गोल्जी बॉडीज का काम होता है कि ये रोल को डिफाइन करते हैं. जैसी प्रोटीन आया गोल्जी बॉडीज में, उन्होंने प्रोटीन का रोल डिफाइन कर दिया कि भाई तुम एंजाइम रिएक्शन करोगे. प्रोटीन का रोल डिफाइन कर दिया कि तुम एंजाइम रिएक्शन करोगे. तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो एक्चुअली प्रोटीन बेस हैं, और बने कहाँ थे? राइबोसोम्स के अंदर. कहाँ बने थे? राइबोसोम्स में. राइबोसोम से थ्रू आर कहाँ आए? गोल्जी बॉडीज में, और गोल्जी बॉडीज से आ गए ये एंजाइम्स इनटू द लाइसोसोम. ये पाथवे नहीं भूलना बेटा, इस पाथवे के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं आपके ए लेवल्स के अंदर. गॉट इट? यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? यस मिस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी वेसिकल्स. आप सबको पता है गोल्जी बॉडीज के अंदर से जो सैक लाइक बॉडीज, राउंडेड सैक लाइक बॉडीज अराइज होती हैं, उनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. ठीक है. गोल्जी बॉडीज में से जो राउंडेड सैक लाइक बॉडीज अराइज होती हैं उनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. दे कंटेन प्रोसेस्ड यानी कि मॉडिफाइड एंजाइम. दे कंटेन प्रोसेस्ड यानी मॉडिफाइड एंजाइम विच लेटर बड ऑफ टू फॉर्म लाइसोसोम. बताया था अभी मैंने, गोल्जी बॉडीज में से प्रोटीन निकलते हैं और एंजाइम्स की शक्ल में ये इनक्लोज हो जाते हैं इनटू द लाइसोसोम. ओके. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा. फंक्शन. अब हम लोग जा रहे हैं फंक्शन पे, लाइसोसोम के फंक्शन पे. सबसे पहला फंक्शन जो लाइसोसोम का है वो है डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस.
पहली स्लाइड में बताया था ना, जो पहला काम है, जो मेजर रोल है लाइसोसोम का, डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जब डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस की बात होती है तो एक प्रोसेस हम कॉल आउट करते हैं इसके लिए, विच इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस वर्ड को डिस्क्राइब करूं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब होता है सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि डाइजेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। डाइजेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी डन इन योर ओ लेवल्स। तो क्या किसी को मालूम है, इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? याद होना चाहिए असूलन आपको। Does anybody know about phagocytosis? WBCs का फंक्शन याद करो जल्दी से, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में WBCs, फैगोसाइटोसिस, याद आया कुछ? मिसबा तुम्हें याद है? मिस अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओके, व्हाट अबाउट यू आफिया? मिस बस वो याद है कि वो WBC से कुछ रिलेशन थी। ओके, WBCs engulf bacterial cells, जैसे कि WBCs are responsible to produce lymphocyte and lymphocyte produces antibodies। इतना तो याद होगा ना आपको कि WBCs produces antibodies which fight against different जी diseases, जी ये पढ़ा था ना आपने। तो जी WBCs का lymphocytes एग्जैक्टली WBCs का एक सेल होता है लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, और ठीक है। phagocytes फैगोसाइट का काम होता है कि वो बैक्टीरियल सेल को engulfment की। इनगल्फमेंट कर लेता है, शाबाश। फैगोसाइट अच्छा सेल्स जो होते हैं विच इज द टाइप ऑफ WBC, उनका काम ये होता है बच्चा कि ये बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद दे न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल हार्मलेस हो जाएं और उसके बाद वो उनको डेड सेल्स के अंदर या पस सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इनगल्फ हो जाना। अब एंडोसाइटोसिस में हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की बात करेंगे जो कि इन कांटेक्ट हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम को जनरली वर्ड्स में कैसे हम स्प्लिट करेंगे? लाइसोसोम, लाइसोसोम का मतलब है स्प्लिट हो जाना, बॉडी का स्प्लिट हो जाना। लाइसो निकला है लाइसिस से, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, लाइसो निकला है लाइसिस से जिसका मतलब है स्प्लिटिंग, और जोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि लाइसोसोम का काम है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन some other parts, some other organelle और some other body, foreign bodies। लाइसोसोम का काम है कि ये फॉरेन बॉडीज को ब्रेक डाउन करती है। फॉरेन बॉडीज जो सेल के बाहर से आने वाली बॉडीज होती हैं, सेल के बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करती है। सेल के बाहर से आने वाली बॉडीज या सेल के बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है। सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सेकेंडली, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। 40 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम, जिसमें से अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 बताए हैं, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस, बट इट कंटेन 40 डिफरेंट एंजाइम्स। अब आइए पाथवे पे। जो पाथवे मैं अभी आपको बता रही थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन निकला। मिस अब यस बेटा। ये 40 डिफरेंट एंजाइम्स ये सब हमारे सिलेबस में नहीं नहीं, इंक्लूडेड है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट इन एएस, नॉट इन A2। या आगे चल के जब मास्टर्स करते हैं तब आपको पता चलेगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोटीएसेस एक्चुअली हम पढ़ेंगे, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस, बस वो 3 पढ़ेंगे जो मैंने आपके नाम जिनको बताए थे। बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस और फॉरेन पार्टिकल्स तो दसियों हैं, बहुत सारे हैं, उनके लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम कंटेन करता है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस ट्रांसपोर्टरी पाथवे पे आ जाओ।
RER वही जो मैंने अभी आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। वेसिकल्स के थ्रू ये प्रोटीन गोल्जी बॉडीज में आए, गोल्जी बॉडीज से उनके मेच्योरिंग फेज के थ्रू सिक्रीटरी वेसिकल से वो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। दिस इज द पाथवे ऑफ connection of protein inside the lysosome. Maria, don't do this. सब पता चल जाता है बेटा मुझे। ओके, so this is the pathway of lysosome, endoplasmic reticulum, vesicles, Golgi bodies and all that. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। लाइसोसोम्स अराइज कहाँ से होते हैं? गोल्जी बॉडीज से। गोल्जी बॉडीज से अराइज होते हैं, तीन काम करते हैं। मेजर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर, actually three important functions are carried out by lysosome. One is endocytosis, second is autophagy and third is exocytosis. ये तीनों आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन हुए हुए हैं। एंडोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहते हैं सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल का आना, एक्सोसाइटोसिस इसका ऑपोजिट है, सेल के बाहर रिमूव हो जाना वेस्ट मटेरियल का, सेल के बाहर रिमूव हो जाना वेस्ट मटेरियल का। और ऑटोफेगी जो इन बिटवीन देम है, ऑटोफेगी, ऑटोफेगी कहते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर डाइजेस्टेड और इनगल्फ बाय लाइसोसोम। अगर सेल साइटोप्लाज्म में कोई अनवांटेड स्ट्रक्चर, अनवांटेड सब्सटेंस बन रहा है तो लाइसोसोम उसको इनगल्फ कर लेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। यानी कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस आ रहा है उसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे, उसके बाद उस सब्सटेंस के ब्रेक डाउन हो जाने को ऑटोफेगी कहेंगे, और फिर उस सब्सटेंस के रिमूव हो जाने के, वेस्ट मटेरियल के रिमूव हो जाने को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अब हम आएंगे इन तीनों की इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर कि लाइसोसोम इनमें काम कैसे करता है। यहां तक स्लाइड क्लियर है बेटा आपको? यस। ओके, सबसे पहले आइए एंडोसाइटोसिस, ये आप लिख लीजिएगा अपने पास। वैसे तो आपकी सॉपर जो आपकी बहुत अच्छी डिटेल रेफरेंस बुक है उसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन सॉपर में काफी डिटेल है ना। लाइक एंडोसाइटोसिस हमें इतना डिटेल में नहीं चाहिए। एक एमसीक्यू आता है एंडोसाइटोसिस के ऊपर या ऑटोफेगी के ऊपर, तो सिर्फ अगर डेफिनेशन और डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको पता होगी तो आप ज्यादा डिटेल में जाने से बच जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी रेफरेंस बुक को दोनों को कंपाइल करके ये स्लाइड बनाई है एंडोसाइटोसिस की। It is a type of active transport that moves particle such as large molecule, parts of cell and even whole cell moves inside the cell cytoplasm called as endocytosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, पार्टिकल्स का सेल के अंदर एंटर होना, प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गए या सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, और इसके अलावा स्टार्च, इसके अलावा समटाइम्स फूड सब्सटेंसेस या समटाइम्स होल बैक्टीरियल सेल which accidentally comes in contact into the cell cytoplasm. अगर बैक्टीरियल सेल को WBCs इनगल्फ नहीं कर सके, फेगोसाइट्स इनगल्फ नहीं कर सके, तो दे मे एंटर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, तो वो तो पूरे सेल को डैमेज कर देंगे। तो सेल के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है लाइसोसोम का जो कि सेल को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम दैट डैमेजिंग क्राइटेरिया। तो इसीलिए एंडोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सेल के लिए कि ना सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर देगा इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, बल्कि समटाइम्स इवन द होल बैक्टीरियल सेल कम्स इन कॉन्टैक्ट इनटू द सेल, तो उस बैक्टीरियल सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा। एंडोसाइटोसिस कहते हैं इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल, अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फॉर सेल्यूलर फंक्शन, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करना, जैसे कि प्रोटीन आ गया सेल साइटोप्लाज्म में, लिपिड्स आ गए, स्टार्च आ गया। एलिमिनेट कर देना पैथोजन को, ओल्ड सेल्स को या डैमेज सेल को आउट, एलिमिनेट कर देना पैथोजन को, ओल्ड सेल को या डैमेज सेल को बाय डाइजेस्टिंग देम, बाय हाइड्रोलाइजिंग देम। दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस समझ आया आपको? फूड सब्सटेंसेस का, पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल का या इवन होल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। गॉट इट क्लास? यस मैम। ओके, अब आइए नीड फॉर
टाइप्स क्या होती है एंडोसाइटोसिस की? फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंटर इनटू द सेल। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सेल के अंदर एंटर हो जाना। पिनोसाइटोसिस कहते हैं लिक्विड मटेरियल का सेल के अंदर एंटर हो जाना, जैसे कि वाटर, लिक्विड मटेरियल का सेल के अंदर एंटर होना, या सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सेल के अंदर एंटर होना। ठीक है, जब कभी भी हम सॉलिड फूड सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो वी विल कॉल द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, लेकिन जब कभी भी हम लिक्विड मटेरियल की बात करेंगे जो सेल साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, जैसे कि वाटर या एनी अदर टाइप ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड के लिए हम कॉल आउट करेंगे प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। सेल के अंदर दोनों तरह का मटेरियल एंटर होता है, एक सॉलिड फूड सब्सटेंस भी एंटर होता है, लिक्विड फूड मटेरियल भी एंटर होता है। सॉलिड फूड सब्सटेंसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, लिक्विड फूड मटेरियल को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, नीड फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की सेल को क्यों जरूरत है? लाइसोसोम क्यों डिपेंड करते हैं अपॉन एंडोसाइटोसिस? It enables uptake of nutrient and helps to control the composition of plasma membrane. ना सिर्फ ये कि सेल साइटोप्लाज्म को चूंकि एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी के लिए इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को क्रॉस करके सेल साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, ताकि वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम ब्रेक डाउन हो सके इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। वो सिंपलर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, ताकि एनर्जी दे सकें टू द अदर पार्ट्स ऑफ सेल, ताकि सेल अपने केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके। तो न्यूट्रिएंट के अपटेक के लिए, साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इफेक्टिव फंक्शन के लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ this process is important for regulation of major cellular function like cellular intracellular digestion, intracellular respiration। देखो अभी मैंने कहा कि अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आ रहे हैं या माल्टोज आ रहे हैं सेल के अंदर, तो दे विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। प्रोटीन अगर आ रहा है सेल साइटोप्लाज्म में, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल की सेल को जरूरत होती है ताकि ये एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और इन सिंपल मॉलिक्यूल को यूज कर सकें टू कैरी आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन द सेल। तो एंडोसाइटोसिस बहुत जरूरी होता है सेल के लिए, ताकि सेल बुनियादी जरूरत इंपॉर्टेंट चीजों का इनटेक कर सके अपने अंदर। गॉट इट क्लास? जी मिस। ओके, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या हो रहा है वही चीज दोबारा दिखा रही हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंसिव व्यू में। ठीक है, सबसे पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मेरे पॉइंटर को देखना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट ट्रांसपोर्ट अ राउंडेड सैक लाइक विजाइकल्स। ये विजाइकल्स कहलाते हैं मिसबा, तुम्हें शायद यहाँ पे समझ आ जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रोड्यूसेस प्रोटीन। ये प्रोटीन इस राउंडेड सैक लाइक ऑर्गेनल के अंदर आ गई, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं। ये प्रोटीन इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर आ गई। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आए, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन लेके आ गए कहाँ? गोल्जी बॉडीज के अंदर। गोल्जी बॉडीज ने उन प्रोटीन को मजीद फिनिश किया, मॉडिफाई किया और उन प्रोटीन को एंजाइम्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसी गोल्जी बॉडीज में से लाइसोसोम अराइज होंगे, लाइसोसोम के अंदर वो प्रोटीन एंजाइम की शेप में आ जाएंगे। लाइसोसोम के अंदर वो प्रोटीन एंजाइम्स की शेप में आ जाएंगे। ठीक है, अब लाइसोसोम मेच्योर लाइसोसोम है यहाँ पे, जो कि अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। लाइसोसोम प्रीपेयर्ड है यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म में। अब हो रहा है एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस crosses the plasma membrane, enters into the cytoplasm.
जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर हुए एंड सेल साइटोप्लाज्म में एंटर हो गए, दे विल कवर्ड बाय फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे से, वो फूड वैक्यूल उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को रैप कर लेंगे या इनगल्फ कर लेंगे। अब जैसे ही फूड पार्टिकल को हमारे छोटे छोटे से स्मॉल वैक्यूल ने इनगल्फ किया या रैप किया, तो अब ये मिल के जो स्मॉल वैक्यूल थे वो मिल के फूड वैक्यूल बना लेंगे, फूड पार्टिकल के साथ मिलके फूड वैक्यूल बना लेंगे। पहले ये कहलाते हैं स्मॉल वैक्यूल, लेकिन जैसे ही फूड आ जाता है इस स्मॉल वैक्यूल के अंदर, नाउ दे आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कंटेन करता है। ये फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कंटेन करता है। जैसे इस फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आके फ्यूज हो जाएंगे, लाइसोसोम आके फ्यूज हो जाएंगे, लाइसोसोम विल सिक्रीट दियर डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द फूड वैक्यूल। लाइसोसोम ने अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर दिया इनटू द फूड वैक्यूल एंड दे विल हाइड्रोलाइज और डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल। अब क्या करेंगे, ये उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि प्रोटीन आया, उसने क्रॉस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनक्लोज हो गया फूड स्मॉल वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल में इनक्लोज होने की वजह से अब वैक्यूल कहलाएंगे फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं। लाइसोसोम के अंदर हम सबको पता है प्रोटीएस एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएस एंजाइम्स वर्क अपॉन प्रोटीन and digest them into amino acid, digest them into amino acid। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है अमीनो एसिड की। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर अमीनो एसिड की, ये फूड वैक्यूल से निकले, ये अमीनो एसिड फूड वैक्यूल से निकले और डिस्पर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपॉन सेल साइटोप्लाज्म, जहां जहां अमीनो एसिड की जरूरत थी, जहां जहां अमीनो एसिड की जरूरत थी ये वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब, अब फूड वैक्यूल का काम यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अमीनो एसिड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या रह गया, वेस्ट मटेरियल। क्या रह गया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनल, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल रह गया। लाइसोसोम चूंकि यहां से मौजूद हैं, ऑलरेडी गोल्जी बॉडीज से निकल रहे हैं, लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल को इनगल्फ कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी और उनको ब्रेक डाउन करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिमूव कर देंगे। तो यहां से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। प्रोटीन फॉर एग्जांपल आया, स्मॉल वैक्यूल के अंदर इनक्लोज हो गया, जिसकी वजह से ये वैक्यूल अब कहलाएंगे फूड वैक्यूल। इन द मीनवाइल यहीं से लाइसोसोम जो सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, दे विल फ्यूज विद द फूड वैक्यूल सिक्रीटिंग प्रोटीएज एंजाइम व्हिच वर्क अपॉन प्रोटीन एंड डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। फूड वैक्यूल के अंदर से अमीनो एसिड निकले और डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपॉन सेल साइटोप्लाज्म फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। खाली रह गया फूड वैक्यूल अलोंग विद द वेस्ट मटेरियल। उस वेस्ट मटेरियल को ऑटोफैगी के प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के बाद जो प्रोसेस आता है विच इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी, ऑटोफैगी के प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाना है, इनगल्फ हो जाना है। यहां तक क्लियर हुआ आपको एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस, food, small vacuole, food vacuole. Digestion occurs over here by the help of lysosomal enzyme, simple molecule distributed into the cell cytoplasm. Endocytosis stops here. Endocytosis stops here. यहाँ पे endocytosis खत्म हो गया। अब जो प्रोसेस बनेगा इट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। अब आइए नेक्स्ट, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इट इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड मटेरियल और स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ एंड डाइजेस्टेड विद इन लाइसोसोम। यानी कि जो फूड वैक्यूल था उसमें तो अमीनो एसिड थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सेल साइटोप्लाज्म पे। अब फूड वैक्यूल का कोई काम नहीं होगा, वो अननेसेसरी प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल इनटू इट। उस फूड वैक्यूल को बाय द हेल्प ऑफ ऑटोफैगी लाइसोसोम डैमेज कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, इनगल्फ कर देंगे। तो स्टार्ट होता है लाइसोसोम का फंक्शन एंडोसाइटोसिस से। इन द मीनवाइल आफ्टर कंप्लीटिंग एंडोसाइटोसिस ऑटोफैगी का प्रोसेस आया। ऑटोफैगी
के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल था, अनवांटेड स्ट्रक्चर था, उसको भी लाइसोसोम ने इनगल्फ कर लेना है। दिस इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल टर्नओवर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, ओल्ड वंस बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। जो पुराने फूड वैक्यूल थे जिन्होंने अभी डाइजेशन की बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, उन फूड वैक्यूल को लाइसोसोम डैमेज कर देगा, इनगल्फ कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ताकि न्यू फूड वैक्यूल या न्यू स्मॉल वैक्यूल प्रोड्यूस हो सके अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। जब पुराने सेल ऑर्गेनल्स इनगल्फ होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, उसी के बाद न्यू सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म होते हैं अपॉन सेल साइटोप्लाज्म। लेकिन पुराने वालों को डाइजेस्ट होने के लिए एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, टाइम हमारा शायद 1 बज चुका है, टाइम एंड हो रहा है हमारा। मैं यहीं से आपकी कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी ऑटोफेगी से। ऑटोफेगी के बाद एक्सोसाइटोसिस और ऑटोलिसिस, इसके करवाने के साथ ही मैं आपको कल पास्ट पेपर करवाऊंगी। पास्ट पेपर में हम करेंगे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और तमाम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल जो अब तक हमने किए हैं, क्योंकि जब तक मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी नहीं, आप अपने असाइनमेंट के एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कल की हमारी पास्ट पेपर प्रैक्टिस की भी क्लास है, ठीक है गाइस। अब तक जो अब तक मैंने आपको लाइसोसोम्स करवाया रिलेटेड टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंडोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, अब तक समझ आया आपको? यस मिस। जी मैम। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। और अपने पास, अच्छा ये बताइएगा बेटा, पहले मुझे क्लास बिल्कुल एंड हो गई है, मुझे मैसेज आ गया है, मुझे ये बताइएगा आपके पास पास्ट पेपर हैं? मैं वैसे पास्ट पेपर आपको स्क्रीन शेयर पे करवाऊंगी, लेकिन आपके पास अपने पास्ट पेपर्स मौजूद हैं? नहीं मैम, चलें नहीं ठीक है, मिस, अभी तो नहीं है। कि आपको रिसोर्स पैक में दे दिया जाएगा पास्ट पेपर, लेकिन कल आपको पास्ट पेपर मैं दिखा दूंगी ताकि डिटेल में हम कर लें, ठीक है। अपना बहुत ओके ख्याल मैम। रखिएगा। ओके, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।